हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वन शॉट देखने वाले हैं। आज की क्लास को पूरा एंड तक देखने के बाद आप इस चैप्टर में से हर एक चीज को कंप्लीट कर लोगे, हर एक चीज को पेपर के अंदर करके आओगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे आपका हेलो एल्केन हो, उसके रासायनिक गुण हो, उसके बनाने की विधियां हो, हेलो एरीन हो, आपके नेमिंग रिएक्शन हो, डीडीटी हो, फ्रेयॉन हो, हर एक चीज के ऊपर डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि ये वन शॉट है। इस क्लास में बिल्कुल आपको बेसिक से समझाया जाएगा और जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको बताया जाएगा। वन शॉट है, ये क्लास देखो और अपने चैप्टर को रिवीजन करो, अपना ये कंप्लीट करो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर का पहला शब्द क्या है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ये वाला हेलो एल्केन नहीं है, ये समझो क्या होता है। बिल्कुल आपको पहले बेसिक से हल्का सा बताता हूं, फिर चीज आपको आसान लगने लगेंगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, समझो हेलो एल्केन का मतलब क्या है। बिल्कुल इजी वे में समझो। मैंने यहां पर लिख दिया हेलो एल्केन। क्या लिख दिया? हेलो एल्केन लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, हेलो एल्केन लिख दिया, बस इतना ही से इतना सा करा है। कुछ मैंने आपको बताया नहीं, कुछ मैंने आपको समझाया नहीं। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। देखो, मैंने यहां पर लिखा हेलो एल्केन और इसको बीच में से काट दिया। अब यहां पर दो शब्द बन गए, एक शब्द बन गया हेलो और दूसरा शब्द बन गया एल्केन। अब हेलो का जो पूरा नाम है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। और जो आपका हेलोजन होता है उसको एक्स के, जो आपका एक्स है उसके द्वारा दर्शाते हैं। और जो आपका हेलोजन होता है, देखो जो आपका हेलोजन होता है उसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे आते हैं। जैसे कि फ्लोरीन आप हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, आपका ब्रोमीन हो गया, आपका आयोडीन हो गया, ये सब आपके क्या हैं? हेलोजन हैं। ये सब आपके क्या है? हेलोजन है। दूसरा शब्द आपका होता है एल्केन। ये सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे कि आपका CH4 ये आपका क्या है? सिंपल हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये एल्केन, ये आपका हेलोजन। ठीक है, हेलोजन को कैसे दर्शाते हैं? एक्स से दर्शाते हैं। हेलोजन में कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? आपके हेलोजन है। ठीक है, अब समझो क्या होता है। जैसे कि मान लो आपका ये क्या है? CH4 एल्केन है। ठीक है, अब CH4 में क्या होगा? यहां पर जो आपका C है, कार्बन है, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये क्या है? ये इसकी संरचना है। ये क्या है? इसकी संरचना है। ठीक है, और ये जो हेलो एल्केन है उसके अंदर क्या होता है? समझो इस चीज को। जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को, ये आपका क्या है बताओ, ये क्या है? ये है आपका एल्केन। ये क्या है? आपका एल्केन है। इसमें क्या बता रहे हैं? जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, उसकी जगह पर क्या हो जाता है? यहाँ पर एक क्या लगा दिया जाता है? हेलोजन लगा दिया जाता है। हेलोजन अर्थात एक्स लगा दिया जाता है। अब इस एक्स की जगह पे आप क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो, सारे क्या है? आपके हेलोजन है। तो यहाँ पर हम हेलोजन लगा देंगे, जैसे कि Br लगा देंगे, ब्रोमीन लगा देंगे, ये भी आपका क्या है? हेलोजन है। तो इसमें क्या बताया? क्या है हेलो एल्केन? देखो अब डेफिनेशन पे आओ, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो, जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि ये आपका क्या है? एल्केन है। ये एल्केन पहले कैसा था? ऐसा था। ठीक है, ऐसा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु, कोई सा भी हाइड्रोजन परमाणु, जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उसके स्थान पर क्या आ जाता है? आपका हेलोजन आ जाता है। क्या आ जाता है? हेलोजन आ जाता है। उसी को हम क्या कह देते हैं? हेलो एल्केन कह देते हैं। ये Br क्या है? हेलो एल्केन है। हेलोजन है। Br क्या है? हेलोजन है। और ये पूरा बन गया तो क्या है? हेलो एल्केन है। अब यहाँ पर मैं Cl लगा दूं, क्लोरीन लगा दूं, तो ये भी आपका क्या है? हेलोजन है। तो ये क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन को हटाओ, हेलोजन को लगाओ, हाइड्रोजन को हटाओ, हेलोजन को लगाओ। हेलोजन में कौन आएगा? क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, कुछ भी लगाओ। ठीक है, या फिर उसकी जगह पर एक्स लिख दो। एक्स का मतलब ही क्या है? हेलोजन। अब देखो क्या होता है, डेफिनेशन देख ली। जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणुओं द्वारा, जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को कौन से परमाणुओं द्वारा? हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उसको क्या कह देते हैं? हेलो एल्केन कह देते हैं। और जो आपका हेलो एल्केन होता है, तो ऐसे प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। जहां पर आपका एक्स क्या है?
हेलोजन को किससे दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये आपका एक एल्केन है CH4, ठीक है। CH4 में कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, जैसे मैं आपको समझाया। तो हम क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन हटाएंगे और हेलोजन लगाएंगे तो CH3X हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3X हो जाएगा। X क्या है, X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हो क्योंकि वो हेलोजन है, ठीक है। अब दो और आगे करेंगे तो एक और हाइड्रोजन हटाएंगे, एक हम क्या करेंगे, हेलोजन लगाएंगे तो H2 हो गया और आपका हेलोजन कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन 3 थे, हाइड्रोजन केवल 2 रह गए, हाइड्रोजन कम हो गया, हेलोजन बढ़ गया। दोबारा से वही करेंगे, हाइड्रोजन क्या करेंगे, घटाएंगे, हेलोजन बढ़ाएंगे। तो हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पर कितने रह गए, केवल 1 रह गया, सब हाइड्रोजन हटा दिए। यहाँ से मान लो ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन रह गए, ये भी हटा दिया, ठीक है। 1 हाइड्रोजन रह गया केवल और बाकी सब क्या लगा दिए हमने, 3 हेलोजन लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, X3 कर दिया, यानी कि 3 हेलोजन लगा दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके हेलो एल्केन होते हैं। कुछ नहीं होता हेलो एल्केन में, एक तो हेलोजन होता है, एक एल्केन होता है। हाइड्रोजन को हटा देते हैं, हेलोजन को लगा देते हैं, बस इतना सा होता है, ठीक है। अब हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है हम 2 प्रकार से देखेंगे, दूसरा प्रकार तो छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। पहला प्रकार है हेलोजन परमाणुओं के आधार पर। हेलोजन परमाणुओं के आधार पर पहला होता है मोनो हेलो एल्केन, फिर डाई हेलो एल्केन, फिर ट्राई हेलो एल्केन। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। उसके बाद आप एक पॉली हेलो एल्केन भी कर सकते हो। पॉली का मतलब 3 से ज्यादा, ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हो। तो मोनो हेलो एल्केन में क्या होता है, इसमें एक हेलोजन परमाणु होता है, यानी कि CH3 ये रहा। इसमें कितने हेलोजन है, 1 हेलोजन है। X की जगह पे I लगाओ, Br लगाओ, Cl लगाओ, ये सब क्या है, हेलोजन है। तो मतलब इसमें कितने हेलोजन है, 1 हेलोजन है। तो ये कैसा है आपका, मोनो हेलो एल्केन है। तो ये पूरा कैसा है आपका, मोनो हेलो एल्केन है, क्योंकि इसमें 1 हेलोजन परमाणु होता है। दूसरा आपका होता है डाई हेलो एल्केन। इसमें क्या होगा, इसमें 2 हेलोजन परमाणु होते हैं, CH2 यहाँ पर 2 X हैं, 2 हेलोजन है। तो इसमें कैसे होती हैं, 2 हेलोजन होते हैं। तो ये क्या होता है आपका, डाई हेलो एल्केन होता है। क्या होता है, डाई हेलो एल्केन होता है। तीसरा आपका होता है ट्राई हेलो एल्केन। इसमें क्या होगा, 2 की जगह 3 होंगे, तो इसमें 3 हेलोजन होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 क्या है, यहाँ पर हेलोजन है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ट्राई हेलो एल्केन है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, कुछ नहीं है इसमें बताने लायक, बहुत आसान है। एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा, आ गया होगा समझ में। अब देखो क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन को आप प्राइमरी हेलो एल्केन कहो या फिर 1 डिग्री हेलो एल्केन कहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 डिग्री भी याद रखना कह देते हैं। तो देखो, जब हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जो आपका हेलोजन परमाणु है, जो आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, वो किससे जुड़ा हो, वो आपके प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन परमाणु, ठीक है, प्राइमरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे क्या कह देंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन कह देंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर CH3 लिख दिया, CH3 R के स्थान, मतलब R फॉर्मूला क्या है, R CH2X, X क्या है, हेलोजन है। तो ये कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, तो हम इसे क्या कह देंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन या फिर प्राइमरी हेलो एल्केन या फिर 1 डिग्री हेलो एल्केन कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये CH3 क्या है, तो हमने लगा दिया है, L समूह होता है, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल से समझना है, सिंपल से समझ लो। देखो, द्वितीय हेलो एल्केन में क्या होगा, 2 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें यह जब हेलोजन परमाणु द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यानी कि जो आपका हेलोजन परमाणु है वो कैसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, द्वितीय कार्बन परमाणु से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये आपका क्या है, हेलोजन है, तो एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तो ये कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है, 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो आपका ये क्या है, द्वितीय हेलो एल्केन है या फिर 2 डिग्री हेलो एल्केन है। तीसरे में क्या होगा, तृतीय हेलो एल्केन में क्या होगा, जब हेलोजन परमाणु 3 कार्बन, जो आपका तृतीय कार्बन है, तृतीय कार्बन परमाणु है, उससे जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहेंगे, फिर 3 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, 3 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। इसमें क्या होगा, तो देखो आपका एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है आपका हेलोजन, 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो ये आपका क्या है, 3 डिग्री हेलो एल्केन है। ये आपका क्या है, 3 डिग्री हेलो एल्केन है। इस प्रकार से आपकी हेलो एल्केन होती हैं। अब हम लोग इसके रासायनिक गुण, इसके बनाने की विधियां, इन चीजों को समझेंगे। हेलो एल्केन समझ में आया, क्लियर हुआ, क्या है हेलो एल्केन, जिसमें हेलोजन है, एल्केन है, ठीक है। हेलोजन को लगाएंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे, हेलोजन को लगाएंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे। हेलो एल्केन कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, और इसको किससे दर्शाते हैं, X से दर्शाते हैं, ठीक है। बस इतना सा इकट्ठा करना था आपको जानकारी के रूप में, आपको पता चल गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर।
अब हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। अभी तक हम लोगों ने हेलो एल्केन देखा, उसका वर्गीकरण देखा। अब देखेंगे हम लोग हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां और उसके बाद देखेंगे उसके रासायनिक गुण। ठीक है, तो अब मैं हेलो एल्केन की जो निर्माण की विधियां हैं मैंने यहाँ पर आपको 3 बताई हैं। 2 याद कर लोगे वही बहुत पर्याप्त रहेगा, लेकिन 3 याद कर लोगे तो फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, तो देखो अल्कोहल से सबसे पहले मैं हम बात करेंगे अल्कोहल से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो थ्योरी वाला पोर्शन लिखा है वो आप ना लिखो, पेपर में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि आपको जो रिएक्शन है वो याद करने में सुगमता हो जाए, सरलता हो जाए। ठीक है, तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया या अल्कोहल की क्रिया किससे करवाई जाती है, निम्न अभिकर्मक HCl, HBr, KBr, PCl3 यानी कि किसी भी अभिकर्मक से अल्कोहल की अभिक्रिया करवा दो तो क्या बन जाएगा, आपका हेलो एल्केन बन जाएगा, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर अल्कोहल से, अब अल्कोहल कोई सा भी हो सकता है, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, यानी कि कोई सा भी अल्कोहल हो सकता है। तो यहां पर हमने लिया है CH3OH। CH3OH का मतलब मेथिल अल्कोहल, जिसको आप मेथेनॉल भी कह सकते हो। ठीक है, या मेथिल अल्कोहल कहो या मेथेनॉल कहो या CH3OH। ठीक है, तो कोई सब चीजें एक ही होती हैं। तो जब CH3OH या फिर आप अल्कोहल भी कह सकते हो सादा। ठीक है, तो जो आपका मेथिल अल्कोहल है उसकी क्रिया हमने किससे करवा दी, HCl से करवा दी। इनमें से कोई भी आप ले सकते हो, KBr ले लो, पोटेशियम ब्रोमाइड ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, इसकी क्रिया से करवाई। तो यहाँ पर जो CH3 था ये जुड़ जाएगा Cl के साथ में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। और मेथिल क्लोराइड इसमें एल्केन समूह भी है और हेलोजन समूह भी है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो, जो Cl है वो क्या है, हेलोजन है, और CH3 क्या है, एल्केन है। तो ये क्या बन गया, आपका हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया, हेलो एल्केन प्राप्त हो गया हमको। साथ में क्या रह गया, H2 रह गया, क्योंकि एक H ये रहा, एक H ये रहा, तो 2 H हो गए और एक O ये रहा, तो यहाँ पर H2O यानी कि जल का एक अणु बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी पूरी रिएक्शन हो गई और हमको क्या प्राप्त हो गया, हेलो एल्केन प्राप्त हो गया, जिसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड, जिसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड इसका नाम है। ठीक है, अगली आपकी रिएक्शन होती है एल्केन से। अभी हमने एक क्या बना लिया, हेलो एल्केन बना लिया, अब बनाएंगे एल्केन से। तो कैसे बनेगा, तो सूर्य के प्रकाश में, किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में एल्केन हेलोजन से क्रिया करके, हेलोजन बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हेलोजन है। तो इसका मतलब सूर्य के प्रकाश में एल्केन हेलोजन से क्रिया करके हेलो एल्केन बनाता है। हमने एक एल्केन ले लिया, एल्केन में क्या ले लिया, हमने मेथेन ले लिया, CH4 ले लिया, साथ में क्लोरीन ले लिया, इनकी क्रिया करवाई सूर्य के प्रकाश में, ये आपस में जुड़ गए, यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। अरे आपका जो हेलो एल्केन में होता क्या है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हेलोजन आ जाता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन 4 थे तो हाइड्रोजन 3 रह जाएंगे, हेलोजन आ जाएगा प्रतिस्थापित करके। यही तो हमने अभी पढ़ा था, अभी तो हमने हेलो एल्केन को देखा था, यही तो होता है हेलो एल्केन में, और क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो करा तो ये क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड बन गया, और ये क्या है आपका हेलो एल्केन है, साथ में क्या बन गया, HCl बन गया। अगली आपकी रिएक्शन है फास्फोरस हैलाइड से। किससे, फास्फोरस हैलाइड से। देखो किस प्रकार से अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। जो आपका अल्कोहल है उसकी क्रिया पहले किससे करवाई थी, निम्न अभिकर्मकों से करवाई थी, अब किससे करवा रहे हैं, फास्फोरस हैलाइड से करवा रहे हैं। ठीक है, फास्फोरस हैलाइड क्या होता है, तो PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 5 है इसलिए पेंटा। ठीक है, तो यहाँ पर C2H5OH ले लिया। अब हमने CH3OH नहीं लिया, अब हमने एथिल अल्कोहल ले लिया, या फिर आप इसको एथेनॉल भी कह सकते हो। ठीक है, CH3OH को मेथेनॉल, C2H5OH को एथेनॉल। ठीक है, तो जब एथिल अल्कोहल की क्रिया किससे करवाई जाती है, फास्फोरस हैलाइड अथवा क्या बोल सकते हो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाई, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, देखो जो आपका C2H5 है वो जुड़ जाएगा Cl के साथ जाके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया एथिल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, एथिल क्लोराइड बन गया। साथ में यहाँ पर आपके क्लोरीन के 5 थे, लेकिन यहाँ पर एक चला गया तो यहाँ पर 4 रह गए। अब यहाँ पर एक HCl हो गया तो यहाँ पर कितने हो गए, एक और चला गया, अब कितने रह गए, 3 रह गए। अब जो तीसरा था वो यहाँ पर आ गया POCl3, ये क्या बन गया, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन गया। लेकिन कुल मिला के हमें चाहिए क्या था, हेलो एल्केन चाहिए था, और हमें हेलो एल्केन मिल गया, हेलो एल्केन मिल गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड इसका नाम है। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये बनाने की, हेलो एल्केन के बनाने की, निर्माण की कह सकते हो 3 विधियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों रिएक्शन। आप इनको नोट कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में बार बार आती हैं, पूछी जाती हैं और आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो इस चैप्टर के अंदर जो आपका हेलो एल्केन वाला चैप्टर है, इसके अंदर आपका हेलो एल्केन आएगा,
बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगा चैप्टर। हेलो एल्केन, फिर उसका वर्गीकरण, फिर उसके रासायनिक गुण उसके बनाने की विधियां, फिर हेलो एरीन, फिर उसका रासायनिक गुण उसके बनाने की विधियां, फिर उसके बाद छोटी छोटी मोटी नेम रिएक्शन है वो करवा दूंगा, फिर उसके बाद एक आध टिप्पणी है, डीडीटी, फ्रेयॉन, ये सब क्या होते हैं इनके ऊपर बता दूंगी। पूरा वन शॉट कंप्लीट है, ठीक है। अभी हमने क्या देख लिया, ये देख लिया। अब हम लोग चलते हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों पर। चलिए अब समझते हैं रासायनिक गुण, ठीक है। हेलो एल्केन के क्या क्या रासायनिक गुण है। तो पहली आपकी रिएक्शन है जलीय NaOH के साथ। किसके साथ? जलीय NaOH के साथ। अब ये हेलो एल्केन के रासायनिक गुण है, तो इसमें हेलो एल्केन की क्रिया तो होगी ही होगी। तो इसका मतलब ये है जब जलीय NaOH के साथ हेलो एल्केन की क्रिया करवाई जाती है तो अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। आप इस प्रकार से थ्योरी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, लेकिन मैं लिखी नहीं है क्योंकि थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थ्योरी नहीं लिखनी, रिएक्शन लिखनी है पेपर में डायरेक्ट, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो, लिख के वो बात अलग है, ठीक है। तो जलीय NaOH के साथ अब यहां पर क्या लेंगे, पहले हेलो एल्केन लेंगे। तो CH3Cl, CH3Cl में हेलोजन है और एल्केन है, तो क्या हो गया? हेलो एल्केन हो गया। CH3Cl का नाम क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड का नाम हो गया। तो जब हेलो एल्केन की क्रिया किससे करवाई जाती है? जलीय NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जलीय NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड साइड के साथ, यानी कि जब हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो यहां पर देखो जो Na और Cl है, Na और Cl, ठीक है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागेंगे, नेगेटिव नेगेटिव दूर भागेंगे। पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो NaCl आपस में जुड़ जाएंगी, तो यहाँ NaCl आ जाएगा और रह क्या गया? CH3OH रह गया। CH3 क्या है? मेथिल है। OH क्या है? अल्कोहल है। तो क्या बन जाएगा? CH3OH मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं है रिएक्शन में। तो इस प्रकार से आपका ये पहला क्या है? रासायनिक गुण है हेलो एल्केन का। दूसरा रासायनिक गुण देख लो, मैग्नीशियम धातु से क्रिया। कौन सी धातु से क्रिया? मैग्नीशियम धातु यानी कि Mg से क्रिया। तो किस प्रकार से होगी? तो हम पहले क्या लेंगे? हेलो एल्केन लेंगे। मैंने क्या लिया है? मेथिल क्लोराइड लिया है। आप कोई सा भी ले सकते हो, आप एथिल क्लोराइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या लिया है? मेथिल क्लोराइड लिया है। जब हेलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। आप कहते हो रिएक्शंस याद नहीं होती, याद इसलिए नहीं होती क्योंकि आप रिएक्शंस ऐसे पढ़ते हो, ऐसे CH3Cl प्लस Mg शुष्क ईथर CH3MgCl। कैसे याद हो जाएगी? ABCD की ऐसे ऐसे कैसे याद हो जाएगी? ऐसे याद करोगे तो ABCD की तरह ऐसे याद नहीं होती। कैसे याद होती है? हेलो एल्केन की क्रिया। हेलो एल्केन कौन सा? मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और इस मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को एक बहुत ही फेमस नेम है ग्रिग्नॉइड अभिकर्मक, ग्रिग्नाइड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नाइड अभिकर्मक आपको नेम याद रखना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ इसमें है ही नहीं बताने लायक। क्या बताऊं, बताओ। सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं है। हेलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से करवा दी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवा दी, तो क्या बन गया? ग्रिग्नॉइड अभिकर्मक बन गया। इस बात खत्म, ठीक है। अगली आपकी है सोडियम धातु से क्रिया। किससे क्रिया? सोडियम धातु से क्रिया। और ये बुटज अभिक्रिया, आपने नाम सुना होगा, बुटज अभिक्रिया, उसके अंतर्गत आती है, इंपोर्टेंट है, नेम रिएक्शन है एक तरह की। आगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, पूरी नेम रिएक्शन को अच्छी तरह आगे क्लास में देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी ये समझो, ठीक है। सोडियम धातु से क्रिया, तो इसमें क्या होता है? हम हेलो एल्केन के 2 अणु लेते हैं। हेलो एल्केन के कितने अणु लेते हैं? 2 अणु लेते हैं। एक CH3Cl ले लिया, एक CH3Cl ले लिया, एक मेथिल क्लोराइड ले लिया, एक और मेथिल क्लोराइड ले लिया। क्रिया किससे करवाई? सोडियम धातु से करवाई। किसकी उपस्थिति में करवाई? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई। यानी कि जब 2 हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हमको क्या प्राप्त होता है? C2H6 प्राप्त होता है। साथ में क्या बनता है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इस प्रकार से आपकी 3 नेम रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे, अभी तक हमने क्या देखा? हेलो एल्केन को देख लिया। अब हम लोग चलेंगे हेलो एरीन की ओर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या होता है हेलो एरीन। अभी तक हम लोगों ने हेलो एल्केन को समझा था, हेलो एल्केन को देखा, उसके वर्गीकरण देखा, उसके रासायनिक गुण देखे, उसको बनाने की विधियां देखी। अब ठीक उसी प्रकार से हम लोग हेलो एरीन के अंदर देखेंगे और काफी हद तक ये मिलता जुलता है लेकिन कंफ्यूज कर देता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हेलो एरीन में क्या होता है? तो ऐसे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। अभी एरोमेटिक हैलोजन यौगिक क्या होता है? तो उससे पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ऐसे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है उसे हैलोजन, उसे क्या कहते हैं हम लोग? हेलो एरीन कहते हैं। यानी कि उसमें एक एरोमेटिक वलय होती है। यानी कि ठीक इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या बना दी? एक वलय बना दी इस प्रकार से। चाहे आप इसको ऐसे बनाओ, ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे बनाओ, कैसे भी बना सकते हो आप, चाहे आप इसको ऐसे बनाओ,
ठीक है, किसी भी प्रकार से बना सकते हो। अगर हम क्या करें, इस एरोमेटिक यौगिक से क्या जोड़ दें, एक वलय से क्या जोड़ दें, एक हैलोजन जोड़ दें। हैलोजन जैसे कि Cl जोड़ दें, या फिर Cl की जगह और हैलोजन कौन सा होता है आपका, Br होता है, या फिर Br जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा आपका, हेलो एरिन बन जाएगा। यानी कि हमने कुछ नहीं किया, जो आपका ये एरोमेटिक वलय है, या फिर आपको बेंजीन भी कह सकते हो, इससे हमने क्या जोड़ दिया, किसी हैलोजन को जोड़ दिया। चाहे आप Cl को जोड़ो, चाहे आप Br को जोड़ो, किसी भी हैलोजन को आप जोड़ सकते हो। जैसे ही आपने हैलोजन को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया आपका, हेलो एरीन बन गया। क्या बन गया, हेलो एरीन बन गया। हेलो एल्केन में क्या हो रहा था, एक हैलोजन था, हैलोजन तो इसमें भी है, उसमें एल्केन ग्रुप था, इसमें क्या हो रहा है, एक एरोमेटिक वलय है, ठीक है, इतना सा अंतर आ रहा है। तो ऐसे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है, ये क्या है, हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा है, एरोमेटिक वलय से। ये क्या है, हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा है, सीधे एरोमेटिक वलय से। ये क्या है, हैलोजन परमाणु, ये किससे जुड़ा है, सीधे एरोमेटिक वलय से जुड़ा है। ये भी सीधे एरोमेटिक वलय से जुड़ा है। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, आपकी हेलो एरीन हो जाएंगी। ठीक है, इतना सा होता है डेफिनेशन में, कुछ ज्यादा खास नहीं है। मेन चीज इसकी होती है हेलो एरीन की रासायनिक निर्माण की विधियां। ठीक है, ये फिर हेलो एरीन के जो निर्माण की विधियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ध्यान से सुननी होंगी। क्या है निर्माण की विधियां, पहली विधि है बेंजीन से। बेंजीन से हेलो एरीन किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो जो आपका बेंजीन है उसका इस प्रकार से बनाते हैं, चाहे आप इसको C6H6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये बेंजीन है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन की क्रिया किससे करते हैं, किसी भी हैलोजन से करते हैं। किसकी उपस्थिति में करते हैं, निर्जल AlCl3 की, या फिर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं। मैंने क्या बोला, बेंजीन से कैसे बनाओगे, बेंजीन से कैसे बनाओगे, हेलो एरीन ऐसे बनाओगे कि बेंजीन की क्रिया कर दोगे किससे, किसी भी हैलोजन से, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर जो आपका Cl है यहाँ से जाकर जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, एरोमेटिक वलय है, साथ में यहाँ पर क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया, हैलोजन जुड़ गया, तो ये क्या बन गया आपका, ये पूरा आपका क्या तैयार हो गया, हेलो एरीन तैयार हो गया। ठीक है, साथ में आपका क्या बना, HCl बना। ठीक है, तो हमको हेलो एरीन चाहिए था, बन गया, यही तो आपका हेलो एरीन है। ठीक है, अगली आपकी रिएक्शन है फिनॉल से। फिनॉल से किस प्रकार से बनेगा, तो देखो फिनॉल में कुछ नहीं करते, OH लगा देते हैं। जब हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर को पढ़ेंगे तो बारीकी से बात करेंगे फिनॉल के बारे में, लेकिन अभी इतना समझो, अगर हमने एक बेंजीन वलय बनाई, उसके ऊपर OH लगा दिया, तो ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया। फिनॉल की क्रिया किससे करवाई, PCl5 से करवाई। फिनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 5 है इसलिए पेंटा, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से फिनॉल की क्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होता है, हेलो एरीन प्राप्त होता है। यहाँ पर Cl आके जुड़ गया, यहाँ पर एक Cl कम हो गया, एक यहाँ पर आके जुड़ गया, OH यहाँ से हट गया, Cl जुड़ गया, फिर यहाँ पर एक HCl आ गया। ठीक है, HCl HCl आपस में मिल गए। अब यहाँ पर कितने Cl रह गए, 3 रह गए, तो यहाँ पर हमने 3 POCl3 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपकी फिनॉल से हो गई। ठीक है, सबसे पहले हमने बेंजीन से बनाई, कुछ नहीं किया, बेंजीन लिया और एक हेलोजन लिया, उपस्थिति किसकी थी, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की थी, बन गया कौन, हेलो एरीन। दूसरी रिएक्शन में क्या किया, कुछ नहीं किया, फिनॉल लिया, फिनॉल की क्रिया किससे करवा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाई, PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाई, क्या बन गया, हेलो एरीन बन गया। अब आपकी आती है हुंस-डीकर अभिक्रिया। देखो ये भी आपकी क्या है, एक तरह से हेलो एरीन की बनाने की विधि है, लेकिन ये आपकी एक नेमिंग रिएक्शन के अंदर भी आती है, तो ये दोनों जगह से इंपोर्टेंट है। आगे हम नेमिंग रिएक्शन, आपकी बुटज अभिक्रिया, बुटज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन, इन सब के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इस चैप्टर में से बहुत पूछी जाती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हुंस-डीकर के ऊपर बात कर लेते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हुंस-डीकर रिएक्शन क्या होती है, तो CCl4 की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड, जो आपका सिल्वर बेंजोइड की क्रिया Br2 से कराने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। ब्रोमोबेंजीन का मतलब ही क्या है, ब्रोमोबेंजीन क्या हो गया, ये हेलो एरीन हो गया। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, हेलो एरीन प्राप्त होता है। आप देख रहे होगे यहाँ पर एकदम से कुछ स्केच वगैरह चल गई है, इसलिए चल गई है, मैंने पूरा पढ़ा दिया था एक बार, लेकिन क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई, मेमोरी स्टोरेज फुल हो गया, दिक्कत हो गई थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से कर देंगे वहीं से स्टार्ट करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको और अच्छी तरह समझाने का प्रयास करूंगा अब की बार। स्टोरेज फुल हो गया, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या लेंगे, CCl4 की उपस्थिति होनी अनिवार्य है, तो CCl4 की उपस्थिति तो है। ठीक है, साथ में क्या होगा, सिल्वर बेंजोइड की क्रिया, जो आपका सिल्वर बेंजोइड है COOAG, ये जो सिल्वर बेंजोइड है इसकी क्रिया किसके साथ में करवाएंगे, जो आपका सिल्वर बेंजोइड है इसकी क्रिया करवाएंगे Br2 के साथ में, CCl4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो आपका Br है वो यहाँ पर आ जाएगा, बेंजीन वलय से जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका
क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, या आप कह सकते हो हेलोएरिन प्राप्त हो जाएगा। हेलोएरिन में होता ही क्या है, एक हेलोजन है, एक आपका क्या है, एरोमेटिक बल है, तो क्या बन गया आपका हेलोएरिन बन गया। ठीक है, तो हेलोएरिन प्राप्त हो जाएगा। साथ में यहाँ पर COO है तो CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और AgBr रह जाएगा। AgBr का मतलब क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। हमको चाहिए क्या था, ब्रोमोबेंजीन चाहिए था, मिल गया। हेलोएरिन चाहिए था, मिल गया। ठीक है, तो तीसरी आपकी होती है होम्स डीकर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे इसके रासायनिक गुण। देखो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 4 के ऊपर बात करी है, चारों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली है मैग्नीशियम धातु से क्रिया। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलोएरिन पढ़ रहे हैं, तो हेलोएरिन जो पढ़ रहे हैं, हेलोएरिन में हर जगह हेलोएरिन की क्रिया होगी, क्योंकि रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं किसके, हेलोएरिन के, तो हेलोएरिन से। तो हेलोएरिन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से ईथर की उपस्थिति में करवाने पर क्या प्राप्त होता है आपको, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। आप इसको लिख सकते हो, समझ लो कैसे। देखो ये आपका क्या है, Br है। ठीक है, Br है, और यहाँ पर क्या है, एक बेंजीन बल है, तो क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया, या फिर क्या हो गया, हेलोएरिन हो गया। तो ब्रोमोबेंजीन अथवा हेलोएरिन की क्रिया किससे करवाने पर, मैग्नीशियम धातु यानी कि Mg से करवाने पर ईथर की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर इसको हम टेढ़ा करके बनाएंगे, यानी कि इसको हमने सीधा बनाया। ठीक है, और अगर इसको हमने ऐसे लिटा के बना दिया तो ये क्या बन जाएगा, फेनिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फेनिल बन जाएगा। तो फिर फेनिल MgBr, तो क्या बन गया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। और फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। किस नाम से जाना जाता है, बहुत प्रचलित नाम है ये, आपके पेपर में पूछा जा सकता है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के बारे में। तो सिंपल सी रिएक्शन है, हेलोएरिन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से ईथर की उपस्थिति में करवाने पर क्या प्राप्त होता है, आपका फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जिसको हम लोग ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगली आपकी रिएक्शन आती है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम हेलोजनीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हेलोजन से क्रिया करवाई जाती है। देखो किस प्रकार से, बेंजीन का निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे। बेंजीन को आप C6H6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो बेंजीन का निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में हेलोजनीकरण कराने पर, यानी कि हेलोजन से बेंजीन की क्रिया हेलोजन से करवाने पर क्या प्राप्त होता है, हेलोएरिन प्राप्त होता है। ये एक प्रकार से आप देख सकते हो निर्माण की विधि भी हो गई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देख लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर क्या हो गया, बेंजीन लिया, उसकी क्रिया किससे करवाई, किसी भी हेलोजन से, तो हमने Cl2 से करवा दी। किसकी उपस्थिति में करवाई, FeCl3 की उपस्थिति में करवाई। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो आपका क्लोरोबेंजीन है, या फिर आप हेलोएरिन कह सकते हो, वो प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा, HCl प्राप्त होगा। उसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आती है नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण में क्या होगा, नाइट्रोजन के व्युत्पन्न बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं, देखो, तो क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4, जो आपका क्लोरोबेंजीन है, हेलोएरिन है, उसको किसके साथ में, जो आपका नाइट्रिक एसिड है, सांद्र नाइट्रिक एसिड है, उसके साथ में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, नाइट्रिक एसिड सांद्र नहीं है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल से सांद्र जो आपका H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, आपके नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ठीक है, नाइट्रो व्युत्पन्न एक अपने आप में पूरे टॉपिक बन जाता है कहीं ना कहीं। अगर आप कहोगे तो क्लास बना दूंगा, वरना इतना ही याद करोगे पर्याप्त है, क्योंकि पेपर में इससे ज्यादा क्या ही पूछा जाएगा। रिएक्शन आती है पर कर देना आप। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, आपका क्लोरोबेंजीन है या फिर हेलोएरिन है, इसकी क्रिया करवाई HNO3 के साथ में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ में, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होंगे, नाइट्रोजन के व्युत्पन्न प्राप्त होंगे। बस इतना सा है। ठीक है, अगली आपकी रिएक्शन होती है सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया, अभी हम जब नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये पूरी एक नेम की रिएक्शन है, फिटिंग अभिक्रिया नाम से, फिटिंग रिएक्शन नाम से, उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी एक झलक देख लो। ठीक है, किस प्रकार से होती है सोडियम धातु से क्रिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 हेलोएरिन के अणु लेते हैं, 2 हेलोएरिन के अणु लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक आपका क्लोरोबेंजीन लिया है और एक और क्लोरोबेंजीन लिया है। ये दोनों क्या है, 2 हेलोएरिन के अणु है। इनकी क्रिया किससे करवाते हैं, सोडियम धातु से करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, तो ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं। फिर क्या बनता है, देखो यहाँ पर क्रिया करवाने पर यहाँ पर 2 फेनिल बना दिए हमने और दोनों को जोड़ दिया। 2 है तो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। 3 होते तो ट्राई हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कितने होगा, डाई फेनिल प्राप्त होता है। साथ में क्या बनता है, NaCl बनता है। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 Cl 2 Na हो गए। रिएक्शन आपकी कैसी हो गई, संतुलित हो गई। ज्यादा समझ में ना आई हो यहाँ पर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी अगली स्लाइड में हम लोग इसी को बिल्कुल डिटेल में बढ़िया तरह से समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी तक यहाँ पर जो आपका हेलोएरिन है उसके ये रहे आपकी बनाने की विधियां, ये रहे आपके रासायनिक गुण, ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हो, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है।
ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर और स्लाइड में देखेंगे जो आपकी नेमिंग रिएक्शन है उनको समझेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके निर्माण की विधियां में देखो जितनी भी लिखी हैं सब पर्याप्त है, इससे बाहर पेपर में आने के चांस बहुत कम होते हैं क्योंकि काफी रिसर्च के बाद इन चीजों को लिखा गया है। तो आपको क्या करना है, इनको नोट कर लेना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अगर आपको इनकी नोट्स चाहिए तो आपको जल्दी प्रोवाइड कराई जाएंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग आ चुके हैं नई स्लाइड पर। अब हम लोग समझेंगे क्या होती है नेम्ड रिएक्शन। जो आपका चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ठीक है, उसके अंदर आपकी कुछ नेम रिएक्शन यहाँ पर दे रखी हैं। आपकी बुटरेज अभिक्रिया हो, फिटिंग अभिक्रिया हो और बुटरेज फिटिंग अभिक्रिया हो, ये तीनों की तीनों नेम रिएक्शन आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वन शॉट है तो इसमें इसमें उनको भी कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, बुटरेज अभिक्रिया को देखेंगे, फिटिंग अभिक्रिया को देखेंगे और बुटरेज फिटिंग अभिक्रिया को देखेंगे। एक और होती है हुन्सो-डीकर अभिक्रिया, उसके ऊपर हम लोगों ने इससे पहले भी चर्चा करी है। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है वरना वो भी आपकी क्या हो जाती है, नेम्ड रिएक्शन भी हो जाती है। ठीक है, दो काम कर देती है वो अकेली, नेम्ड रिएक्शन का काम भी कर दे रही है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो अब यहाँ पर तीन देखेंगे, ये तीनों काफी हद तक एक जैसी लगती हैं, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, वो कंफ्यूजन ना हो इस प्रकार से इनको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली रिएक्शन से, बुटरेज अभिक्रिया। क्या होता है बुटरेज अभिक्रिया? पेपर में पूछेगा बुटरेज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो या केवल उसकी अभिक्रिया लिखो। आपको वहां पर इस प्रकार से थ्योरी नहीं लिखनी। थ्योरी मैंने इसलिए लिख दी है ताकि आप चीजों को रिवाइज करोगे, याद करोगे तो चीजें याद रहें। ठीक है, आपको याद आती रहे, इस चक्कर में मैं थ्योरी लिख दी है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या होती है बुटरेज अभिक्रिया? देखो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इस बात की गांठ बांध लो, चाहे बुटरेज अभिक्रिया हो, चाहे फिटिंग अभिक्रिया हो, चाहे बुटरेज फिटिंग अभिक्रिया हो, ये तीनों ही अभिक्रियाएं शुष्क ईथर की उपस्थिति में होंगी तो होंगी। ठीक है, किसकी उपस्थिति में होंगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होंगी। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। मैं बीच बीच में आपको चीजें बताता जाऊंगा, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है और आपको याद ही करवा दूंगा, नो टेंशन। ठीक है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, हेलो एल्केन, हेलोजन जिसमें हेलोजन भी है, एल्केन भी है, जैसे CH3Cl, मेथिल क्लोराइड, ये क्या है? हेलो एल्केन है। तो जब हेलो एल्केन के दो अणु, कितने अणु? दो अणु, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब हेलो एल्केन के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु यानी कि आपका जो Na होता है, यानी कि सोडियम धातु के साथ में क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो हमको क्या प्राप्त होता है? तो हमको एल्केन प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बुटरेज अभिक्रिया कहते हैं। तो बताओ क्या होती है बुटरेज अभिक्रिया? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब दो हेलो एल्केन की क्रिया, दो हेलो एल्केन सोडियम धातु से क्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जब दो हेलो एल्केन सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कह देते हैं? बुटरेज अभिक्रिया कह देते हैं। अब इसकी रिएक्शन को देखो, CH3Cl ये क्या है? हेलो एल्केन है। CH3Cl ये क्या है? हेलो एल्केन है। एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा, कितने अणु हैं? दो अणु हैं। किसके अणु हैं? हेलो एल्केन के अणु हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। ठीक है, तो जब दो हेलो एल्केन या फिर आप कह सकते हो दो मेथिल क्लोराइड के अणु, ठीक है, किससे क्रिया करेंगे? सोडियम धातु यानी कि Na से क्रिया करेंगे। किसकी उपस्थिति में करेंगे? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा? एल्केन प्राप्त होगा। एल्केन श्रेणी का एक तत्व कैसे प्राप्त? एल्केन श्रेणी का कोई हमने कंपाउंड जैसे लिख दिया हमने एथेन, यहाँ पर एथेन प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ? देखो, CH3 आपस में जुड़ गए तो CH3 ऐसे लिखो, या फिर दो हो गए, H यहाँ पर 6 हो गए तो C2H6 लिखो, तो ये क्या हो गया? एथेन हो गया। ठीक है, एल्केन ग्रुप का एक हो गया तैयार, एथेन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये बन गया। अब यहाँ रह क्या गया? दो Cl रह गए, एक Na रह गया, तो यहाँ पर आ जाएगा NaCl। लेकिन Cl कितने हैं? दो हैं। तो इस रिएक्शन को हमें क्या करना होगा? संतुलित करना होगा। तो हम यहाँ पर दो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देंगे? दो लगा देंगे। अब Na दो हो गए तो यहाँ पर भी दो लगा देंगे। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो गई? संतुलित हो गई और आपकी पहली रिएक्शन तैयार हो गई। बताओ क्या किया? जब दो हेलो एल्केन CH3Cl सोडियम धातु के साथ Na लिख दिया भैया, Na लिख दिया। ठीक है, उस किसकी उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? एथेन बनता है। साथ में क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड के दो अणु बन गई। बात खत्म। ठीक है, इतना सा आपका हो जाता है बुटरेज अभिक्रिया के अंदर। बुटरेज अभिक्रिया में आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमने क्या लिया था? दो हेलो एल्केन लिए थे, लेकिन जो आपका फिटिंग अभिक्रिया होता है, ध्यान से सुनना, बुटरेज में क्या लिया? दो हेलो एल्केन लिए। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा? आप दो हेलो एरीन लोगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हेलो एरीन के दो अणु की सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो डाई एथिल अणु बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं? फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका सबसे पहले आपने देखा बुटरेज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया में अंतर किस बात का है? बुटरेज अभिक्रिया में आपने शुष्क ईथर लिया था,
इसमें भी लोगे। बुटेज अभिक्रिया में आपने सोडियम धातु से क्रिया करी थी तो इसमें भी करोगे। बुटेज अभिक्रिया में आपने 2 हेलो एल्केन लिए थे, लेकिन फिटिंग अभिक्रिया में आपको 2 हेलो एरीन लेने हैं। ठीक है, ये अंतर आ जाता है और बाद में जो उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा? डाई एरिल अणु बनेगा। क्या बनेगा? डाई एरिल अणु बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन आप देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हेलो एरीन के 2 अणु, अब यहाँ पर ही हम क्या करेंगे? एरोमेटिक बले बनाएंगे। मैंने आपको बताया है इससे पहले। ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं तो उससे क्या कहते हैं? एरोमेटिक बले कहते हैं। ऊपर क्या लगा देंगे? Cl लगा देंगे, क्योंकि जब एरोमेटिक बले से हेलोजन जुड़ता है तभी तो हेलो एरीन बनता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया? 2 हेलो एरीन के अणु लिए, साथ में क्या लिया? एक सोडियम धातु लिया, साथ में क्या लिया? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाया। तो क्या होगा? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर एक क्या बनेगा? डाईफेनिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाईफेनिल बन जाएगा। साथ में NaCl, 2 Cl है, एक Na है, तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे और Na के आगे भी 2 लगा देंगे तो रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। जो हमको चाहिए था वो मिल जाएगा और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? फिटिंग अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। जो ब्रुटेज अभिक्रिया है उसमें आपने क्या लिया था? हेलो एल्केन लिया था। जो आपकी फिटिंग अभिक्रिया है उसमें आपने क्या लिया है? हेलो एरीन लिया है। ठीक है, ये 2 अंतर, थोड़े से अंतर है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगली आपकी रिएक्शन आती है, तीसरी रिएक्शन, बुटेज फिटिंग अभिक्रिया। ध्यान से नाम देखो उसका क्या है। इसमें बुटेज भी है, फिटिंग भी है, बुटेज भी है, फिटिंग भी है। इसका मतलब इसमें मतलब इसमें हेलो एल्केन भी होगा और आपका हेलो एरीन भी होगा, क्योंकि इसमें बुटेज भी है, फिटिंग भी है, तो हेलो एल्केन भी होगा और हेलो एरीन भी होगा। इसमें दोनों ही चीजें होंगी। किस प्रकार से होंगी? देखो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर तीनों में होगा, मैंने आपको बताया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु हेलो एल्केन, जब एक अणु हेलो एल्केन तथा एक अणु हेलो एरीन, ठीक है, दोनों अणु होंगे, क्योंकि बुटेज भी है, फिटिंग भी है। बुटेज अभिक्रिया में 2 अणु हेलो एल्केन के होते थे, फिटिंग अभिक्रिया में 2 अणु हेलो एरीन के होते थे, लेकिन यह बुटेज है, फिटिंग है, तो एक अणु हेलो एल्केन और एक अणु हेलो एरीन का होगा। ठीक है, हेलो एल्केन का होगा, हेलो एरीन का होगा। की क्रिया Na, सब में सोडियम धातु से क्रिया करवाई है, तो Na से धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन एरिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन एरिल प्राप्त होता है, जिसको आप क्या कह सकते हो? एल्केन एरीन प्राप्त होता है, जिसको आप टालुइन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? टालुइन भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया? एक हेलो एरीन लिया, एक हेलो एल्केन लिया। ठीक है, इन दोनों की क्रिया करवाई। किससे करवाई? सोडियम धातु से करवाई। किसकी उपस्थिति में करवाई? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई। तो यहाँ पर क्या बन गया? आपका टालुइन बन गया। ठीक है, CH3 जिसको हमने एरोमेटिक बले से जोड़ दिया, ये आपका क्या है? टालुइन है। साथ में क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? अरे यहाँ पर आपके Cl के 2 अणु हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 है, तो यहाँ पर 2 करने पड़ेंगे, और यहाँ पर अगर Na के 2 हो गए तो यहाँ पर भी Na के 2 करने पड़ेंगे। संतुलित करनी पड़ती है रिएक्शन को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी तीनों रिएक्शन हो जाती हैं। इसके अलावा एक और है हुंस-डीकर, वो हमने इससे पहले देख ही ली, तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता मैंने नहीं समझी तो नहीं लिखी, क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बहुत आसान है। पहली है बुटेज अभिक्रिया, दूसरी है फिटिंग अभिक्रिया और तीसरी है बुटेज फिटिंग अभिक्रिया। कुछ नहीं है, तीनों में हेलो एल्केन और आपको हेलो एरीन आता है, तो बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे एक नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम लोग समझेंगे क्या होता है DDT। आपके पेपर के अंदर DDT की टिप्पणी बहुत पूछी जाती है। DDT जो है, DDT की फुल फॉर्म, DDT के उपयोग, DDT के दुष्ट प्रभाव आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो आज कभी कवर कर देते हैं। ठीक है, आपका वन शॉट है तो DDT भी इसके अंदर आता है, चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। DDT का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले तो ये थोड़ा थोड़ा आम जानकारी इकट्ठी कर लो। DDT है क्या? बिल्कुल आपको सीधे साफ शब्दों में पता होना चाहिए। तो ये याद रखना, DDT जो है वो एक पहला आधुनिक कीटनाशक है, या फिर आप कह सकते हो DDT एक कीटनाशक है जो कि क्या कर सकता है, जो कि आपके मच्छरों, ठीक है, इन सबको मारने के लिए, मच्छर व आदि कीटों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कीटनाशक है, कीटों को मारने वाला, कीट का नाश करने वाला। कौन? DDT। लेकिन इसके कई सारे दुष्ट प्रभाव हैं। क्या है? कई सारे दुष्ट प्रभाव हैं। क्या क्या दुष्ट प्रभाव हैं, क्या क्या चीजें हैं, हर एक चीज की ओर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ये पेपर के अंदर कभी कभार आपके शॉर्ट में DDT की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपको पता होनी चाहिए। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये क्या होती है? आपके DDT की फुल फॉर्म होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, अब जो DDT का पहला, DDT क्या है? तो DDT पहला आधुनिक कीटनाशक, हाँ, जो मलेरिया के विरुद्ध
जो प्रयोग किया गया था, यानी कि जो डीडीटी है वो क्या था, एक पहला आधुनिक कीटनाशक था जो कि मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा। यानी कि पहले इसका प्रयोग मलेरिया में किया जाता था, लेकिन 1950 के बाद इसका उपयोग में किया जाने लगा, कृषि के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। किसका प्रयोग किया जाने लगा, डीडीटी का प्रयोग किया जाने लगा। अब डीडीटी का जो केमिकल फॉर्मूला है, जो रासायनिक सूत्र है, वो आपको पता होना चाहिए। बहुविकल्पी में पूछ ले या फिर आपके एक नंबर में पूछ ले, कुछ नहीं पता तो क्या होता है, C12H9Cl5 सॉरी, क्या होती है, C12H9Cl5। ये क्या है, आपका डीडीटी का रासायनिक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, C12H9Cl5, ठीक है। और इसकी जो डीडीटी की संरचना है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पूरा डिटेल नहीं करूंगा चीजों को, बस आपको इतना बता देता हूँ। डीडीटी की ये संरचना है, आपको याद रखनी है, ठीक है। आप इसको एक दो बार ड्रॉ करोगे, चीजें आसान हो जाएंगी। वन शॉट है ये, तो वन शॉट को वन शॉट की तरह पढ़ाया जाएगा, चीजों को जल्दी जल्दी बताया जाएगा, लेकिन ऐसे ही बताया जाएगा कि चीजें आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, डीडीटी का पूरा नाम देखा, उसके बाद क्या देखा, डीडीटी क्या है, तो एक शक्तिशाली कीटनाशक कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या था, मलेरिया के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन 1950 के बाद क्या हो गया, एक कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाने लगा। डीडीटी का हमने फॉर्मूला देख लिया, C12H9Cl5, ठीक है, उसका रासायनिक सूत्र देख लिया। अब डीडीटी के कुछ गुण, डीडीटी के गुण आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आप लिखो, नाम लिखो, डीडीटी के हानिकारक प्रभाव, डीडीटी का उपयोग। देखो टिप्पणी आएगी पेपर में क्या आएगी, टिप्पणी आएगी, कई बार पूछ ले तो आप इस प्रकार से लिख देना। देखो हर एक चीज पॉइंट वाइज चीजों को लिखा गया है। डीडीटी का पूरा नाम अलग, डीडीटी की संरचना अलग, डीडीटी का केमिकल फॉर्मूला अलग, डीडीटी के गुण अलग, डीडीटी के हानिकारक प्रभाव अलग, इसके उपयोग अलग। आपको इसी प्रकार की चीजों को लिखना है। और मैं बताना ही क्या चाहता हूं आपको इन क्लास के माध्यम से, यही कि आप लगातार चीजों को देखोगे, लगातार जोड़ोगे, आपको समझ में आएगा किस प्रकार से पेपर को लिखना है, क्या प्रेजेंटेशन होगी। अच्छी तरह से लिखता हूं व्हाइट बोर्ड पर चीजों को, ताकि चीजें सुगम हो जाए, सरल हो जाए। पॉइंट वाइज लिखता हूं, आपको इस प्रकार से लिख कर आनी है। आज जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे उसको लगे कितनी आसानी है, कितना बढ़िया लिखा है, इस प्रकार से चीजें होती है ना, तो आपको धीरे धीरे चीजें आएंगी समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर इसके गुण क्या है, तो ये रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय कैसा होता है, क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक होता है। यानी ना ही इसमें गंध है, ना ही इसमें स्वाद है, और ना ही इसमें क्या है, स्वाद है। यानी कि ना स्वाद है, ना गंध है, ना रंग है, ये सब हीन है, ठीक है। स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन होता है, ठीक है। क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक होता है। ये पानी में कम घुलनशील होता है, ये पानी में कैसा होता है, बहुत कम घुलनशील होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक आपको याद रखना है। इसका गलनांक लगभग 108.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका क्वथनांक लगभग 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, 260 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसका तापमान और इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट आता है डीडीटी के हानिकारक प्रभाव। तो क्या इसके हानिकारक हैं, क्या इसके दुष्ट प्रभाव हैं। इसके दुष्ट प्रभाव को देखते हुए कई देशों में से बैन भी कर दिया गया है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में से बैन घोषित कर दिया है, वहां पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो डीडीटी अनेक मानव रोगों का कारण बनता है, जैसे कि यकृत कैंसर, मधुमेह आदि ऐसी बीमारियों का क्या बनता है, कारण बनता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, ठीक है। तो डीडीटी पंछियों, स्तनधारियों, मछलियों सहित अन्य विभिन्न प्रकार के वन जीवों के लिए बेहद क्या कह सकते हो आप, खतरनाक व जहरीला होता है, ठीक है ना। इन सभी वन्य जीवों के लिए क्या है, हानिकारक है, ठीक है। अगली चीज की क्या है, यह मधुमक्खियों जैसे लाभदायक कीटों को मार सकता है। यानी कि ये जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक कीट हैं, जैसे मधुमक्खी टाइप के, ये उनको भी मार देता है, तो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है हमारा, ठीक है। उपयोग क्या है, तो यह एक प्रबल कीटनाशक है। क्या है, एक प्रबल कीटनाशक है, जिसका उपयोग मच्छरों व दूसरे कीटों को मारने में होता है, जो कि एक प्रबल कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने डीडीटी को पूरा समराइज कर दिया है। इंपोर्टेंट है, आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि यह आपके पेपर में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। टिप्पणी के रूप में आपके पेपर में पूछे जाने के ज्यादा चांस रखता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अब हम समझते हैं फ्रेयान क्या है। फ्रेयान क्या है, इसके उपयोग क्या है, और इसका पर्यावरण पर क्या दुष्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखो फ्रेयान क्या है, तो फ्रेयान क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर आप कह सकते हो CFC वर्ग का एक संवर्ग से संबंधित होता है, ठीक है ना। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वर्ग से क्या होता है, संबंधित होता है। कौन, आपका फ्रेयान, ठीक है। अब इसके बारे में इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, संबंधित होता है। तथा यह एक रंगहीन, गंधहीन और गैर ज्वलनशील, रंगहीन है, गंधहीन है और गैर ज्वलनशील तथा गैर संचारक गैस या तरल पदार्थ होता है। कौन, आपका फ्रेयान, ठीक है। यह एक निरावेशी,
असंक्षारक तथा आसानी से द्रवित होने वाली गैस होती है। आसानी से द्रवित होने वाली गैस होती है जो आपका फ्रेयान होता है। इसका उपयोग आपके रेफ्रिजरेटर, ठीक है, वातानुकूलक यानी कि एसी टाइप की एसी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलक आदि में क्या किया जाता है, आपका फ्रेयान जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्रेयान के पेपर में क्या पूछेगा, टिप्पणी पूछ लेगा, इसके उपयोग पूछ लेगा। एक पूछता है इसका दुष्ट प्रभाव क्या है, तो इसका दुष्ट प्रभाव क्या है नोट में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसका वातावरण पर बहुत दुष्ट प्रभाव पड़ता है। इसको ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है। जो हमारी ओजोन परत है उसको नष्ट करने के लिए किसको उत्तरदायी माना जा रहा है, फ्रेयान को उत्तरदायी माना जा रहा है। तो इतना सा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए था। अब आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और उसको नोट कर सकते हो। और यहीं पर जो आपका वन शॉट है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने इस वन शॉट के अंदर हर एक चीज को थोड़ा, वन शॉट है, वन शॉट की तरह से ही कवर किया है चीजों को, यानी कि हर एक चीज को पूरा डिटेल में कवर करने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनाई जा रही है, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो चीजों को गहराई से जान पाओगे। वन शॉट में वन शॉट है, आपका क्विक रिवीजन हो जाए, क्विक आपको पता चल जाए कि पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वन शॉट बनाया जाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।